सम्मान के योग इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के संयोजक और आयोजक श्री राम अवतार पलसानिया जी, उनके सहयोगी PS कलवानिया जी, बहुत ही आदर के योग पूर्व में रहे सांसद चौधरी देवीलाल जी के बहुत ही करीबी रहे, बहुत नज़दीक से उनके साथ ना केवल एक रिश्ता उनसे उनका रहा, बल्कि मैंने अपनी आंखों से बहुत करीब से उनको देखा कि कैसे चौधरी देवीलाल के साथ उनकी एक रिश्ता था, एक अटैचमेंट थी। श्री KC त्यागी जी जाट सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री यशपाल मलिक जी, पूर्व में रहे विधायक श्री कुलवंत राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लीगल सेल के प्रदेश के संयोजक श्री जसवीर सिंह ढिल्लों जी, मेरे से पहले जिन सब महानुभावों ने चौधरी देवीलाल के साथ किस किस्म के उनके रिश्ते रहे, चौधरी देवीलाल ने इस देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया, कैसे आम लोगों की लड़ाई लड़ी, कैसे बड़े से बड़े पदों को ठुकरा करके गरीब, किसान, मजदूर जब उनकी कोई अनदेखी करता था तो उनके साथ आकर के खड़े होकर के जब तक उनको न्याय नहीं मिलता था लड़ते रहते थे। त्यागी जी ने एक बात बहुत ऐसी बात का जिक्र किया जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं भी चौधरी देवीलाल जी के साथ बहुत लंबे समय तक रहा। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी जिम्मेवारी चौधरी देवीलाल जी के साथ लगी थी। सन 1982 का वक़्त था। 82 के विधानसभा के चुनाव का जिक्र आपके सामने त्यागी साहब ने किया था कि किन हालात में चौधरी देवीलाल जहाँ मुख्यमंत्री बन रहे थे, आज जो लोग प्रजातंत्र की बात करते हैं, जो लोग इस बात की दुहाई आज देश के लोगों के सामने खड़े होकर के देते हैं कि आज प्रजातंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, हमें इस देश के बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मौजूदा जो सरकार है उस सरकार के खिलाफ इकट्ठा होना चाहिए। उन्हीं लोगों ने उस वक़्त में किस तरीके से प्रजातंत्र का गला घोट करके, जहाँ चौधरी देवीलाल जी के पास बहुमत था, उस बहुमत को दरकिनार करके, जिनके पास संख्या भी पूरी नहीं थी, उसके बावजूद चौधरी भजनलाल को उस वक़्त में 2 घंटे पहले शपथ दिला करके प्रजातंत्र की हत्या करने का काम किया। उसके बाद से मेरी जिम्मेवारी लगी थी कि मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ रह करके, जहाँ उनकी देखभाल कर सकूं,
वहीं उनके साथ रह करके मुझे बहुत सारे देश के पॉलिटिशियन से, राजनीतिक लोगों से मिलने का मौका मिला था। और जब बहुत सारे लोगों से मिला तो जैसे त्यागी जी बता रहे थे कि चौधरी देवीलाल ने कभी इस बात को लेकर के परवाह नहीं करी थी कि भविष्य में क्या करना है, भविष्य में क्या होना है। मुझे एक दे वो वक़्त याद है जब पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पे था और हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी। देश में लोकसभा का चुनाव हो गया था, राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का जो मीडिया उस वक़्त का था या जो राजनीतिक लोग उस वक़्त अपने अपने राजनीतिक दलों में सक्रिय थे, अपने अपने सूबों में सक्रिय थे, सबकी जबान के ऊपर एक बात हुआ करती थी कि अब कांग्रेस का राज जो है लंबे समय तक इस देश में रहेगा, क्योंकि इतना प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिला था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस कांग्रेस को 5 वर्ष के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। उस दौरान जब पंजाब में उग्रवाद चरम सीमा पे था और हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जब पंजाब से हमारा बंटवारा हुआ था, अलग हरियाणा अलग प्रदेश बना, तो जो SYL का पानी हमें मिलना चाहिए था, जो हिस्सा हमें उसमें सतलुज का दिया गया था, ब्यास का दिया गया था, उस नहर का निर्माण चल रहा था और उसी दौरान, उस नहर के निर्माण के दौरान ही उग्रवादियों ने, जो इंजीनियर्स उस नहर के ऊपर काम कर रहे थे, जो उसकी देखभाल कर रहे थे, उनकी हत्या करके उस काम को रुकवाया। वो काम रुक गया। उसके बाद कैसे पंजाब में शांति हो, इसके लिए एक राजीव लोंगोवाल समझौता किया गया। उस राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर 9 शर्तें रखी गई पंजाब की तरफ से। हमारा और पंजाब का जब बंटवारा हुआ था तो उस वक़्त ये तय हुआ था कि हरियाणा के 106 गांव जो हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में फाजिलका और अबोर का इलाका था, कि वो हरियाणा को दिया जाएगा। चंडीगढ़ के ऊपर भी ये फैसला हुआ था कि चंडीगढ़ जो है, एक शाह कमीशन मुकर्रर करके तय किया गया था कि आने वाले समय में जब कभी भी पंजाब हरियाणा का आपस में फैसला होगा तो चंडीगढ़ भी हरियाणा को दिया जाएगा। शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया था। बावजूद उसके वो जो समझौता किया गया था, उस समझौते में चंडीगढ़ भी जो है पंजाब को दे दिया गया। SYL की नहर का निर्माण रुक गया था। यमुना का जो पानी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को जाता है, उसमें भी हमारे पानी की कटौती करके पंजाब को उसका कुछ हिस्सा दे दिया गया था। चौधरी देवीलाल ने जैसे ही वो समझौता लागू हुआ, हैरानी की बात तो ये थी कि उस समझौते में केवल और केवल पंजाब की तरफ से तो लोंगोवाल साहब थे और केंद्र की तरफ से उस वक़्त में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को बुलाया जरूर गया था, लेकिन उनको अंदर नहीं बैठाया गया, उनको बाहर बैठा दिया गया था और बाहर बैठा करके समझौता करके उनको अंदर बुला करके कहा कि आप इस पर दस्तखत कर दें, और वो दस्तखत करके केवल उनकी कुर्सी बची रहे, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, इसलिए
साइन करके आ गए थे। चौधरी देवीलाल जी ने इस बात को जब वो समझौता सार्वजनिक हुआ, अखबारों में जब उसकी खबरें छपी, तो उन्होंने उसका सबसे पहले विरोध किया। जब वो विरोध कर रहे थे तो मैं जो आपके आगे बात बता रहा था कि सन 1984 के बाद हमारे जो देश के राजनीतिक लोग थे, जो चौधरी देवीलाल से उस वक़्त में मिलते थे या चौधरी देवीलाल जिनके घर जा कर के उनसे मिलते थे, मैं उनके साथ होता था। उस वक़्त ये बात सुना करता था। बड़े बड़े नेता जो है सन 1984 के लोकसभा के चुनाव के बाद कहीं ये महसूस करने लग गए थे कि भी आने वाला कल जो है फिर कांग्रेस का है। उन्हीं नेताओं ने चौधरी देवीलाल जी से कहा था कि आपको विरोध नहीं करना चाहिए, देश में शांति हो, पंजाब के अंदर उग्रवाद खत्म हो, इसके लिए आपको इस समझौते को स्वीकार करना चाहिए। चौधरी देवीलाल ने एक ही बात कही थी कि मैं इस पक्ष में हूं कि देश में शांति हो, मैं इस पक्ष में भी हूं कि उग्रवाद खत्म हो, लेकिन मैं हरियाणा के लोगों के साथ किसी भी कीमत के ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा। अगर कोई हरियाणा की अनदेखी करके किसी दूसरे सूबे के लोगों को राजी करना चाहे तो मैं उस बात को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और उसके बाद उन्होंने अपने जो राजनीतिक साथी प्रदेश के थे उन सबको बुलाया, उन सब से बुला करके बातचीत करी और बातचीत करके न्याय युद्ध के नाम से एक आंदोलन शुरू कर दिया। और उस न्याय युद्ध आंदोलन को जब शुरू किया था तो उनके साथ केवल 10 या 12 लोग थे। जब हिसार से चले तो अखबारों ने लिखा था कि चौधरी देवीलाल ने बहुत बड़ी भूल करी है। लोग चौधरी देवीलाल के साथ जाने की बजाय इस समझौते को लागू कराना चाहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो काफिला जब दिल्ली तक चौधरी देवीलाल पहुंचे तो लाखों में तब्दील हो गया था। और बोट क्लब पे उन दिनों में मीटिंग रख करके चौधरी देवीलाल ने कहा था कि जो हरियाणा के लोग जो आज दिल्ली के बोट क्लब पे लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के आए, ये आज जो समझौता राजीव लोंगोवाल के नाम से किया गया है उसका विरोध करने के लिए आए हैं, उस समझौते को मानने से इनकार करने के लिए आए। और उसके बाद लगातार चौधरी देवीलाल प्रदेश के लोगों के बीच में गए। नतीजा ये निकला कि जब 1987 में चुनाव हुआ तो हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी देवीलाल की जो पार्टी थी उन दिनों में उनको 85 सीट मिली और कांग्रेस 5 पे सिमट गई थी। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो इसके लिए चौधरी देवीलाल ने 87 में मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद जहां अपने प्रदेश के लोगों के हितों के काम किए, वहीं उन्होंने लगातार 2 वर्ष तक समय निकाल करके हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी कोई रीजनल लीडरशिप के नेता थे उन सब से संपर्क किया। और जहां उनसे संपर्क किया वहीं हमारे यहाँ बफोर्स नाम का एक तोप को लेकर के समझौता देश की सरकार ने किया था। उसके विरोध में उस वक़्त के जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। और वीपी सिंह को साथ लेकर के पूरे देश में एक अलग जगाई। नतीजा ये हुआ कि 89 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में सारे देश के बड़े बड़े नेता ये कहते थे कि कांग्रेस अब लंबे समय तक सत्ता में रहेगी, उस कांग्रेस को उस 5 साल के अंतराल में 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के साथ सत्ता से बाहर करने का काम किया। जहां कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था
वहीं वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। और फिर जब वीपी सिंह जी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसकी वजह से लोगों के सामने दिक्कतें आ रही थी, तो फिर वीपी सिंह जी को भी पद मुक्त करा करके चौधरी श्री चंद्रशेखर जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। चौधरी देवीलाल को राजनीतिक संस्था इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कभी राजनीतिक समझौते नहीं किए। सरदार त्रिलोचन सिंह बता के गए थे कि सरदार प्रताप सिंह कैरों को चीफ मिनिस्टर बनाने में सबसे बड़ा हाथ चौधरी देवीलाल जी का था, और चौधरी देवीलाल जी ने ही सरदार प्रताप सिंह कैरों को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का काम किया। और हटाया भी इसलिए था, जब उन्होंने बताया कि उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग गए थे, चौधरी देवीलाल ने सबसे पहले इस बात को लेकर के विरोध किया था कि किसी भी नेता के ऊपर अगर करप्शन का कोई चार्ज लगता है तो फिर उसको उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और चौधरी देवीलाल ने उनके खिलाफ लोगों को लामबंद करके, असेंबली के मेंबर्स को अपने साथ खड़ा करके उनको भी हटाने का काम किया। जहाँ उन्होंने अनेक मुख्यमंत्री बनाए और हटाए, वहाँ इस देश के अंदर उन्होंने 5 प्रधानमंत्री भी बनाए। चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में चौधरी देवीलाल का बहुत अहम रोल रहा था। उसके बाद वीपी सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आई के गुजराल को जब प्रधानमंत्री बनाया गया था, उस वक्त भी चौधरी देवीलाल की अहम भूमिका थी। देवगौड़ा जी को जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसमें भी चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा रोल था। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली थी, उसमें भी पहल अगर किसी ने करी थी तो वो चौधरी देवीलाल ने करी थी। और उन्होंने ये कह करके पहल करी थी, उस वक़्त में हमारा और मायावती का समझौता था। मायावती जी का उम्मीदवार 1 सीट जीत करके आया था, 4 हमारे जीत करके आए थे। उस वक़्त श्री काशीराम जी जो है वो सब हम उस पार्टी को देखते थे। और उस समझौते के बाद जहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं, काशीराम जी का झुकाव कांग्रेस की तरफ था, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौधरी देवीलाल जी ने उस वक़्त में भी अखबार में सबसे पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं वाजपेयी जी का समर्थन करता हूँ, अनकंडीशनल करता हूँ। हमारे जो चारों एमपी जो हैं वो बिना शर्त इनके समर्थन में रहेंगे। और हालांकि उस वक़्त में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी बंसीलाल जो है वो मुख्यमंत्री थे और बीजेपी और उनकी साझी सरकार थी। 2 मेंबर पार्लियामेंट उनके भी जीत करके आए थे। बावजूद हमारी स्टेट के अंदर आपस में एक दूसरे के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी चौधरी देवीलाल ने समर्थन देकर के उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी तरह चंद्रशेखर जी को बनाया। आज जो आपने ये आयोजन रखा है, जिसको लाखों लोग देखेंगे, जिसको एक आपने चौधरी देवीलाल ने क्या किया, कैसे चौधरी देवीलाल का राजनीतिक जीवन रहा, कैसे चौधरी देवीलाल की पारिवारिक भूमिका रही, उन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने में जो आपने आज ये जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट रखी है, मैं इसके लिए राम अवतार जी को भी और अपने PS जी को भी, दोनों को बहुत ही बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो काम आपने शुरू किया है, इस काम के लिए केवल आपको जो हमारे राजनेता रहे उनके बारे में नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी में शहादत दी है, उनके लिए भी इस तरह की पार्लियामेंट आपको रखनी चाहिए, ताकि जो दुनिया से
हमारे देश से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो सदियों से, जो 3-3 पीढ़ियों से बैठे हैं, जो शायद वहाँ के जो सिटीजन हैं, उनको भी पता लगना चाहिए कि हम जिस मुल्क से हमारे बड़े बुजुर्ग आए हैं, उस मुल्क के लोगों ने किस तरह की कठिनाइयों से निकल करके इस देश को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाने का काम किया है। जहाँ तक चौधरी देवीलाल जी का सवाल है, मेरे से पहले केसी त्यागी जी ने उनके जीवन के ऊपर बहुत सारी बातें पूरे देश और दुनिया को बताने का काम किया। इसी तरह सरदार त्रिलोचन सिंह जी ने भी कोई अपने पुराने अनुभव जो उनके साथ साझा जो थे, जिनको साझा आप लोगों के बीच में किया, वो भी अपने आप में एक चौधरी देवीलाल के जीवन को लोगों तक पहुंचाने की बात है। इसी तरह राणा साहब ने भी बताया कि किस तरह से दिल्ली के किसान को केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकारें डीडीए लूटने का काम करता था, कैसे उसकी ज़मीन को हड़प लेता था, जिसको बेशम कीमती ज़मीन थी, उसकी कीमत उसको बहुत कम अदा किया जाती थी। चौधरी देवीलाल ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उस वक़्त में जो 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से ले ली जाती थी, उस ज़मीन का रेट 5 लाख रुपए करके यहाँ के किसान को भी ताकत देने का काम किया था। अनेक ऐसे काम चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में किए। अगर एक एक चीज़ की चर्चा करें तो अभी त्यागी जी मुझे बता रहे थे कि मैं तो अभी 2 घंटे और उनके ऊपर चर्चा कर सकता था, और किस तरह से उन्होंने काम किए। बुढ़ापा पेंशन करी थी, बुढ़ापा पेंशन के साथ हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर को कोई भी पुलिस का कांस्टेबल रोक करके उसके चालान काट दिया करता था। किसान का तो गड्ढा जो है, किसान अपनी फसल बाज़ार तक कैसे लेकर के जाए, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी ये। हमने वो वक़्त देखा है जब व्यापारी शहर से आकर के किसान की फसल को गांव में खरीदते थे, गांव में अपनी मनमर्जी के रेट दे करके उसको लूटने का काम करते थे। किस तरह मंडियों का बनवा करके ट्रैक्टर को उन्होंने गड्ढा बनाया, गड्ढा बना करके किसान अपनी फसल ले जा सके, किसान अपना और छोटा मोटा कारोबार उसके माध्यम से कर सके। इसी तरह पहले तो एक ऐसा ज़माना था, रेडियो पे, साइकिल पे, इन सब चीज़ों पे भी टैक्स हुआ करता था। आज भी इंग्लैंड में आप जाओ, इंग्लैंड में जो टेलीविज़न जो घर में लगा हुआ है, उस टीवी को चलाने का टैक्स आज इंग्लैंड में देना पड़ता है। जहाँ चौधरी देवीलाल ने उस टैक्स को सन 1977 में समाप्त करने का काम किया था, चाहे वो रेडियो का था, टेलीविज़न का था, चाहे आपके साइकिल का कोई टोकन हुआ करता था। पहले साइकिलों के आगे भी टोकन लगा करते थे, बाकायदा बिना टोकन वाले साइकिल को रोक करके भी पुलिस वाले उसके चालान काट दिया करते थे। ये सब चीज़ें चौधरी देवीलाल ने, एक और बहुत बड़ी बात थी, जैसे उन्होंने बताया था ढिल्लों साहब ने कि एक शादी थी, उसमें लोग बाहर खड़े थे और चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जगह जगह फिर अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए चौपालें बनाने का काम किया। उसके इलावा चौधरी देवीलाल ने जो है, जो किसान के खेत के साथ सरकारी जो दरख्त लगता है, जिससे उसकी ज़मीन खराब हो जाती है, फसल रुक जाती है जिसकी, उसके लिए भी ये फैसला किया था भी किसान की जो ज़मीन के साथ लगता हुआ सरकारी दरख्त है, उसका आधा हिस्सा किसान को मिले ताकि उसकी उस फसल के नुकसान की भरपाई हो सके। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय काम था। 10-10 हज़ार रुपये तक के कर्जे उस वक़्त में माफ़ करना, जो आज हर राजनीतिक दल जो है केवल वोट हासिल करने के लिए इस किस्म की बात करता है। मुझे वो दिन याद है जब चौधरी देवीलाल ने सन 1986 के अंदर न्याय युद्ध के दौरान जींद में एक मंच से ये बात कही थी कि बूढ़ो मर मत जाना, मैं तुम्हारी 100 रुपये माह पेंशन करूँगा, और ये भी कहा था कि 10-10 हज़ार तक के कर्जे माफ़ करूँगा। गरीब की बेटी की शादी में दिक्कत कठिनाई ना हो, उसके लिए कन्यादान के रूप में 5100 रुपये दूँगा। तो चौधरी बंसीलाल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। चौधरी बंसीलाल ने प्रेस के लोगों को बुला करके कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, वकील हूँ। चौधरी देवीलाल केवल आपको बहकाने की बात कर रहे हैं। सरकारी खजाने से ना पेंशन दी जा सकती, ना सरकारी खजाने से किसी का कर्जा माफ़ हो सकता, और ना ही सरकारी खजाने से किसी गरीब की बेटी के लिए कन्यादान दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल ने
जब प्रेस के लोगों ने कहा दोबारा चौधरी देवीलाल से, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई असेंबली के अंदर भेड़ बकरियां चराने नहीं जाऊंगा, मैं कानून बनाने जाऊंगा। और जो उन्होंने कहा था, ओथ लेते ही सबसे पहले कैबिनेट की मीटिंग करके और इन सब चीज़ों को उन्होंने कैबिनेट में पास कराया। पास करवा करके सेशन बुला करके सेशन में इस पे मोहर लगाई और मोहर लगा करके उसी दिन से, जिस तारीख से उन्होंने कहा था उसी तारीख से ये सारी चीज़ें लागू कर दी थी। उसके बाद देश में जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो पूरे देश के अंदर पेंशन की व्यवस्था अगर किसी ने कराई थी तो उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल ही था। और कर्जे भी उस वक़्त में पूरे देश में किसान के, गरीब के, कमेरे के, किसी के माफ़ किए तो चौधरी देवीलाल ने करवाए थे। ये सारी चीज़ें जहाँ उन्होंने अपने जीवन में इस तरह से एक सामाजिक काम करके लोगों को लाभ पहुंचाया था, वहीं चौधरी देवीलाल की एक बात और भी मुझे अच्छी तरह से याद आई। सन 1977 में जब चीफ मिनिस्टर बने तो हमारे हरियाणा में बहुत जगह पे बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई। सोनीपत के कुछ गांव जो है उनमें बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि थी, फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। चौधरी देवीलाल दिल्ली हरियाणा भवन में थे। जब उनको रिपोर्ट मिली कि किसान की फसल पूर्ण रूप से खराब होगी तो उस वक़्त में चेक का कोई प्रावधान नहीं था। उससे पहले हमारे यहाँ पे कहीं कोई मुआवजा फसल खराब होने पे नहीं दिया जाता था। चौधरी देवीलाल वहीं से गाड़ी में बैठे और अपनी गाड़ी में बैठ करके डिप्टी कमिश्नर को मैसेज दिया कि उनसे कहो कि जितना रेड क्रॉस का पैसा तुम्हारे पास पड़ा है वो सारा पैसा अपनी गाड़ी में रख के लेकर के आओ। वो अपनी गाड़ी में पैसा रख करके लेके आए। वहीं खड़े होकर के जिन किसानों की फसलें खराब हुई उनके हाथों में वहीं पैसा पकड़ाया, 200 रुपया, 300 रुपया। उस वक़्त में का जो 200-300 रुपया था आज के 2 लाख से भी ज़्यादा है। वो पैसा दे करके जहाँ किसान के को मरहम लगाने का काम किया, जहाँ उसको यकीन दिलाने का काम किया कि सरकार तेरे साथ खड़ी है, वहीं पूरे देश में मुआवजे को लागू करवाने का भी काम किया। उसके बाद से ही ये मुआवजा की राशि जो है लोगों में बंटनी शुरू हुई थी और आज वो राशि जो उन्होंने 200, 300, 500 रुपये की थी आज वो 12-15 हज़ार रुपये तक पहुंच चुकी है। जहाँ ये काम किया चौधरी साहब ने, वहीं एक चीज़ और चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में बड़ी करी थी। जब चौधरी देवीलाल, ये बात मेरे से पहले शायद आपने बताई थी कि किस तरह से एक औरत के पेट में बच्चा था और ये बता चुके हैं। ऐसे अनेक काम चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में किए थे। वही बात है कि अगर उनकी सारी बातों को विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय और लग जाएगा। इसलिए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं खास करके राम अवतार जी से और PS साहब से, दोनों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन आप समय समय पे कराते रहेंगे। और ऐसे बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जिनसे त्यागी जी आपका संपर्क करा सकते हैं, मैं करवा सकता हूँ। आप उनसे जाकर के इंटरव्यू करें, आप उनसे जाकर के उनके बारे में पूछें। हम तो उनके बारे में कितना जानते हैं, लेकिन हमारे से भी बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग उनके बारे में इस देश में आज भी हैं। बहुत से राजनीतिक लोग हैं, बहुत से सामाजिक लोग हैं, बहुत से आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। कोई प्रोफेसर है, कोई रिटायर्ड, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह के लोग भी आपको बहुत मिलेंगे। आप उनसे भी उनके बारे में जानकारी हासिल करके देश के लोगों को दुनिया में बताओ। केवल चौधरी देवीलाल के बारे में नहीं, आप जितने भी हमारे जाट योद्धा जितने भी इस किस्म के हुए हैं उन सब के बारे में जानकारियाँ दो, ताकि लोग जो बाहर बैठे हुए हैं दुनिया में उनको एक विश्वास हो कि हमारे नेताओं ने हमारे लिए अच्छे काम किए। ये सब बात आपसे शेयर करनी थी। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।